सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के अंदर जो प्रीवियस के जो प्रश्न आए हुए हैं उसी की हम व्याख्या सहित उस पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उन्हीं पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है, यानी आप एक टीचर हैं और आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जाति के शिक्षक है आपके विद्यालय में, मतलब आप उस विद्यालय के शिक्षक हैं या यूं समझे कि आप प्रिंसिपल हैं, तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? तो आपका व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, या बी नंबर उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, यानी उनसे उनसे जो भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक है उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, या 3 नंबर केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से ही संपर्क रखेंगे, या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी जो शिक्षक छात्री है वो उनके मित्र है, उनके सहयोगी है, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, रख सकते हो। अपने कार्य से मतलब रखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो हमारा उत्तर है वो पहला है। दूसरा प्रश्न, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को, देखिए प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? यानी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तकनीकी भाषा में अनुशासन, या बी नंबर पुरस्कार, या सी नंबर छात्रों में मतभेदता, या डी नंबर कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पुरस्कार। क्योंकि सफलता हमें किसी मंजिल पर मिलती है तो वो हमारा बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो इस भाषा में यानी प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहते हैं पुरस्कार। सफलता है वो हमारी सबसे बड़ी पुरस्कार होती है। तीसरा प्रश्न, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? नंबर ए प्रतिद्वंदी होते हैं, या बी नंबर मित्र होते हैं, या सी नंबर सहयोगी होते हैं, या डी नंबर विरोधी होते हैं। तो शिक्षक और प्राचार्य हैं वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन जो कि हमारा सही उत्तर है, मित्र भी हो सकते हैं लेकिन प्रतिद्वंदी नहीं होते और ना ही विरोधी होते हैं। कौन सा उत्तर सही है? शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की टोली नायक के रूप में, मान लो कहीं टोली लेके जा रहे हो तो वहां एक नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? यानी एक टोली बनाई है आपने एनसीसी कैडेट कोर की, उसमें एक छात्र है उसको आपने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लिया है उन सभी बच्चों के लिए। तो उस टोली का जो नायक बनाया आपने, वो नायक किस प्रकार के विद्यार्थी को आप बनाएंगे? आपकी कक्षा का, यानी जिस कक्षा को लेके जा रहे हैं उसमें जो मेधावी छात्र है उसको, या बी नंबर प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, या सी नंबर शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, या आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। इसमें से आप उस एनसीसी कैडेट कोर है उसका नायक या नेतृत्व किसको करने देंगे? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो बी नंबर ऑप्शन है
प्रभावी व्यक्तित्व वाला छात्र होता है वो उस टोली का नायक के रूप में हम चयन करेंगे। तो उत्तर हमारा हुआ बी, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को हम उस टोली नायक के रूप में चुनाव करना पसंद करेंगे। मेधावी छात्र भी हो सकता है, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र कोई जरूरी नहीं है, और आर्थिक रूप से तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये हो सकते हैं फिर भी, लेकिन ये नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक है, टीचर है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, यानी बच्चों की जो परीक्षा ले रहे हैं उनको उस परीक्षा में पास करवाना, ये उसका उद्देश्य है। या छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, कि पढ़ाने के साथ साथ में उनका सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो, यानी हर तरह से उसका विकास होना चाहिए, ये जिम्मेवारी है। या व्यवहार में कुशलता लाना, कि व्यवहार है उसको बदलना और उसमें अच्छी व्यवस्था करना, ये उसका कार्य है। या छात्रों को भेदभाव सिखाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिखाएगा ही नहीं छात्र। शिक्षक है, ये काम तो नहीं करेगा छात्रों को भेदभाव सिखाना, कि भेदभाव करना सीखे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करवाना हो सकता है। बच्चों व्यवहार में कुशलता लाना, उसका व्यवहार है उसको परिवर्तन करवाना, ये उसका कार्य है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है उस शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, तो वो क्या है? बी नंबर ऑप्शन, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यानी हर क्षेत्र में उसका विकास करवाना है, न कि पढ़ाई में, वो हर क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। तो इसलिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पर्सन, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, कि कैसा होना चाहिए शिक्षक। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, यानी उसका जीवन सादा होना चाहिए और विचार अच्छे होने चाहिए। तो ये सिद्धांत है मूर्खतापूर्ण है, या बी नंबर अनुपयोगी है, या सी नंबर उचित है ऐसा, या डी नंबर कल्याणकारी। यानी हम बोलते हैं कि शिक्षक होता है वो साधारण सा होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि उसका जीवन है या उसकी जो रहन सहन है वो एक सादा जीवन जैसा होता है, और विचार कैसे होते हैं? उच्च विचार वाले होते हैं। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मूर्खतापूर्ण नहीं, अनुपयोगी नहीं, उचित हो सकता है, लेकिन मेन जो उत्तर है वो है कल्याणकारी। यानी वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है वो कल्याणकारी सिद्धांत। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, नेता का सम्य है। नेता होता है उसका सम्य है परिवार के लिए, ए नंबर है परिवार के लिए, बी नंबर मित्रों के लिए, सी नंबर देश के लिए, और डी नंबर है सोने के लिए। तो आप सभी को पता होगा नेता होता है उसका सम्य होता है देश के विकास के लिए, यानी देश के लिए होता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो नेता का सम्य है देश के लिए। नेक्स्ट पर्सन, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। यानी आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते आप अध्यापन यानी पढ़ा रहे हैं, उस व्यवसाय की प्रगति यानी जो पढ़ा रहा है उसमें आप प्रगति करें, इसके लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसको? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करवाकर। यानी आप अच्छे उत्कृष्ट जो कार्य है वो कक्षा में करवाए, उस तरीके से पढ़ाएं। या बी नंबर अधिकाधिक ट्यूशन कार्य करवा के, यानी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें ट्यूशन करवानी है, ये कार्य करें। या उत्तम पुस्तकों का लेखन, अच्छी अच्छी पुस्तकों का लेखन करें। या शिक्षण कार्य में कार्य से पलायन या में पलायन, यानी शिक्षण जो पढ़ा रहे हैं उस कार्य से हम पलायन कर जाए। तो ऐसा आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्वोच्च महत्व प्रदान करता है? तो वो है उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। यानी हम अच्छा कार्य करेंगे कक्षा शिक्षण में, कक्षा को पढ़ाने में, उस बच्चों को समझाने में, तो हमारा जो व्यवसाय है
उसके लिए हम प्रगति करेंगे, और वही हमारा सर्वोच्च महत्व रखता है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? यानी शिक्षक का ऐसा कौन सा निजी गुण है, उसका अपना कौन सा निजी गुण है जो शिक्षण यानी पढ़ाने के अंदर या पढ़ाने को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा गुण है? नंबर 1 संवेदनशीलता, नंबर बी सामाजिक कुशलता, नंबर डी दयालुता, और नंबर सी दयालुता, और नंबर डी प्रबंध क्षमता। यानी इसमें से शिक्षक का निजी गुण है जो पढ़ाता है उसको प्रभावित नहीं करता। निजी गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, संवेदनशीलता, संवेदना, जो संवेदनशील होता है तो संवेदनशीलता होनी जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाएगा तो संवेदना से ये भी जान पाता है कि कौन सा बच्चा किस तरह का है, उसको समझने के लिए संवेदना जरूरी है। इस गुण का प्रयोग तो होता है। सामाजिक कुशलता, समाज का एक अच्छा नेता होता है या समाज में कैसे रहना है उसका व्यवहार होता है, वो टीचर में या शिक्षक में स्पष्ट झलकता है। तो व्यवहारिक सामाजिक कुशलता भी ठीक है, उसमें प्रयोग होता है। दयालुता, दयालु होना ये जरूरी नहीं है, और प्रबंध क्षमता जरूरी है, क्योंकि कक्षा में अनुशासन रखने के लिए ये प्रबंध क्षमता हमारे अंदर होनी जरूरी है। तो ये कौन सा ऑप्शन, दयालुता जो ऑप्शन है सी नंबर, ये हमारा निजी गुण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें कौन सा उत्तर है? सी नंबर, दयालुता, जो शिक्षक का निजी गुण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट पर्सन, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। देखिए, टीचर होने के नाते बोल रहे हैं कि आप टीचर हैं, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए संप्रेषण कर रहे हैं। संप्रेषण मतलब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और उनके विचारों को अपने तक लाना, ये होता है संप्रेषण। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है उसे कहा जाता है संप्रेषण। तो कह रहे हैं कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण होना चाहिए। नाटकीय पूर्ण होना चाहिए क्या बच्चों के सामने? कदापि नहीं, नहीं होना चाहिए। नाटकीय पूर्ण नहीं होना चाहिए। जो बात है उसको प्रेजेंट करें, अच्छी बात, लेकिन नाटक की तरह नहीं। तो इसमें सत्य या असत्य या संभवतः या कह नहीं सकते, तो इसका बी नंबर ऑप्शन असत्य है। ये बात गलत है। आपका व्यवहार उनके प्रति नाटकीयपूर्ण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन, संप्रेषण व्यापक रूप में संप्रेषण होता है, मैंने अभी कहा, जो कोई भी व्यक्ति है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरे के विचारों को अपने यहां तक लाता है, यानी जो दोनों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसे संप्रेषण कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि संप्रेषण व्यापक रूप से कौन करते हैं या कैसे होता है? तो देखिए, पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है, यानी इसमें पशु पक्षी करते हैं और मनुष्य करते हैं। इन इन आपस में इनके मध्य ये संप्रेषण होता है, या केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, यानी संप्रेषण कार्य वो केवल मनुष्य ही करता है? या सी नंबर ऑप्शन, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, यानी ये संप्रेषण है कि पूरी सृष्टि है, ये पूरी प्रकृति है, ये इसके अंदर संप्रेषण चलता रहता है सभी के अंदर। या डी नंबर, प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है, यानी प्रकृति के अंदर भी होता है और मनुष्यों के अंदर भी होता है। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो संप्रेषण जो होता है वो है ए नंबर ऑप्शन, पशु पक्षियों और मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, देखो मनुष्य में होता है लेकिन केवल नहीं, क्योंकि पशु पक्षी भी आपस में बातचीत करते हैं, तो इसमें केवल लग गया तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है, प्रकृति है, सृष्टि है,
इसमें सारे ही करते हैं। तो लग तो ये भी रहा है ना कि होना चाहिए, लेकिन प्रकृति में जड़ पदार्थ होते हैं ना, जड़ पदार्थ जिसको हम बोले कि पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये चीजें क्या है, ये संप्रेषण नहीं करती। फिर प्रकृति में तो सारा आ जाएगा ना। यहाँ सिर्फ ये तो निर्जीव वस्तुएं, सजीव होते हैं ना, वो संप्रेषण करते हैं। तो प्रकृति में सारे आ जाते हैं, निर्जीव भी आ जाते हैं, तो वो निर्जीव क्या संप्रेषण नहीं करते, इसलिए ये गलत है। अन्यथा ये सही होता, लेकिन प्रकृति में सारे आ जाते हैं, इस वजह से ये गलत ऑप्शन है। ये सारे नहीं करते। प्रकृति में मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होती है, फिर ये दोनों में तो समान रूप से है ही नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। सही कौन सा हुआ? पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, आपके मित्र का पुत्र, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? जब भी इन प्रश्नों को करें, हल करें ना, तब आप ये मान के करें कि आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, और आप अध्यापक हैं और आपकी कक्षा के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो आपके मित्र का लड़का है या आपके मित्र की लड़की। यानी यूं माने कि आपके दोस्त का एक बच्चा है जो आपकी कक्षा में पढ़ता है, तो आपका उसके प्रति व्यवहार है वो कैसा होगा, ये पूछा गया इसमें। देखिए, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, मतलब आप एक टीचर हैं, वहां आपके दोस्त का बच्चा पढ़ रहा है आपके पास, तो आपका व्यवहार है उसके प्रति कैसा होगा? अनुशासित होगा। बी नंबर, पक्षपातपूर्ण होगा। सी नंबर, सामान्य छात्र की भांति होगा। या डी नंबर, पुत्र की भांति होगा। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही करेंगे? तो आप टीचर होने के नाते आप सामान्य छात्रों की तरह ना उसको पढ़ाएंगे, जैसे और बच्चे हैं उन्हीं की तरह उसके प्रति भी व्यवहार होगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे मित्र का बेटा है तो मैं उसको कोई सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करूं या फिर अनुशासित तरीके से ऐसे हुए रहूं या पक्षपातपूर्ण नहीं उसकी तरफ हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसके साथ व्यवहार करेंगे जो सामान्य छात्र होते हैं ना, जो सभी छात्र हैं, उसी की तरह आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट पर्सन, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि, देखो आकस्मिक निरीक्षण होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, इतने में कोई स्कूल को चेक करने वाले आ जाते हैं, तो वो आते हैं, क्यों आते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे क्या होता है, शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोप डाला जा सकता है। वो आए तो क्या उनके ऊपर रोप डाल सके, इसलिए किया जाता है आकस्मिक निरीक्षण। या विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं कि आकस्मिक निरीक्षण रहे या करें तो बच्चे डर जाएं, ऐसा। या विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। यानी ऐसा करवाने से जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं और अनुशासन में रह रहे हैं क्या, इसलिए देखने के लिए करते हैं। गृह कार्य कैसा है उनका पूरा है या नहीं, ये जांचने के लिए। अधिगम स्तर, उन्होंने पढ़ा है, उस चीज को सीखा है तो कहाँ तक सीखा है, इस पर दृष्टि बनी रहती है, इसलिए ये किया जाए। या डी नंबर, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सके। इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी नंबर, विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। इस तरह का कार्य करने से, कौन सा कार्य? आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार होता है। इसमें यह ठीक था, अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है, लेकिन यह लिखा था विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य, ये जरूरी नहीं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों को जो अनुशासन है उसको देखने के लिए और गृह कार्य उनका जो है वो चेक करने के लिए, और अधिगम स्तर उन्होंने कितना सीखा है, क्या सीखा है, कौन सी कमियां रहेगी, उनको जानने के लिए
उन पर दृष्टि बनी रहती है, इसलिए इस तरह का कार्य किया जाता है आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से, ताकि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें गुणात्मक सुधार हो सके। नेक्स्ट पर्सन, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना चाहिए। यानी शिक्षक के लिए, यानी एक अध्यापक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना चाहिए, इसलिए आवश्यक हो जाता है। यानी विद्यार्थी का मूल्यांकन करना ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि देखियो, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, विद्यालय उसको पेमेंट देती है, इसलिए करते हैं। या यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित है, यानी सरकार जो निर्देश देती है उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है, या इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता है उसका ज्ञान होता है, इसलिए या अधिगम क्षमता व उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे इसलिए किया जाता है। यानी टीचर है, शिक्षक है, वो विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन कार्य करता है वो क्यों करता है, किस लिए करता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे वेतन मिलता है, या सेवा निर्देशों में उल्लेखित ऐसी बातें, या अधिगम क्षमता का ज्ञान जांचने के लिए करता है, या फिर अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे इसलिए करता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन, अधिगम क्षमता, यानी उसने सीखा कितना है, और उपचारात्मक स्थिति यानी कि बच्चे ने सीखने में कुछ कमी कहें, या यूं कहें कि उसने कुछ कमियां रह गई, उसको ठीक करने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक परीक्षण होता है, जिससे उसकी कमियां उसको दूर किया जाता है। तो दोनों में सामंजस्य बना रहता है क्योंकि हमने मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन करने से क्या, देखो मूल्यांकन कार्य इसलिए किया जाता है कि बच्चा है उसने क्या सीखा है, और सीखा है, सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही थी, उसको दिक्कत आ रही थी, ये चेक करने के लिए, उसकी कमियों को जांचने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है। और उस परीक्षण के बाद में उस बच्चे की कमियों को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में बच्चे में ये जान लिया जाता है कि बच्चा कैसे सीखेगा और हमने इसको कैसे ठीक किया, या उसको अधिगम क्षमता बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या प्रयास की करें ताकि वो अच्छा सीख पाए। तो इसीलिए किया जाता है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। नेक्स्ट पर्सन, बालक के विकास में योगदान होता है। बालक का विकास है उसमें योगदान किसका महत्वपूर्ण माना गया, इसमें से पहला ऑप्शन है अच्छे विद्यालय का, दूसरा ऑप्शन बी नंबर पाठ्य पुस्तकों का, या सी नंबर ऑप्शन धनवान माता पिता का, या डी नंबर ऑप्शन योग्य व समर्पित शिक्षकों का, योग्य व समर्पित शिक्षकों का योगदान। तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा योगदान होता है योग्य व समर्पित शिक्षकों का, डी नंबर ऑप्शन। इस तरह से हमने आज की क्लास में जो प्रीवियस के प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं पे चर्चा की और कोशिश की कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या सहित आपको बताया जाए, और उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास भी सफल रहा होगा और आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।